एक उत्तर इधर देखें। मेडिकल संस्थान है एम्स नई दिल्ली और पीजीआई चंडीगढ़ से शिक्षा ली और वहीं से अपना अनुभव प्राप्त करने के बाद में इन्होंने अपना जो पैतृक शहर है हिसार से बिलोंग करते हिसार को इन्होंने अपनी सेवा के लिए चुना, स्वास्थ्य सेवा देने के लिए। और हिसार में 8 साल तक लगातार जिंदल हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी सेवा दी। और उसके बाद में नवंबर 2002 के अंदर सुखदा जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि अपने डाबड़ा चौक से जब हाथी की तरफ आते जिंदल चौक की तरफ यहाँ पर बीच में ये स्थित है, यहाँ पर इन्होंने पिछले 24 वर्षों से जो ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके कारण हिसार को पूरे उत्तर भारत में जो मेडिकल के हब के बारे में देखा जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है मेहता जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने लगातार 24 सालों से आपको सेवाएं दे रहे हैं। और इतनी अच्छी जो है टीम इन्होंने तैयार की है, वो चाहे स्पोर्ट्स ऑर्थो के डॉक्टर हैं हमारे, या फिर शैलिया साहब हैं, या फिर अरुण दुआ जी हैं, या अमित गर्ग जी हैं, तमाम जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, इतनी अच्छी टीम इन्होंने तैयार की है, ये अपने आप में सभी बधाई के पात्र हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर अमित मेहता जी से, वो आए और हमें अपने शब्दों से सुशोभित करेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है, इसके बारे में भी जो इसका पर्पज है, वो कितना सक्सेस इनको लगा, उसके बारे में जरूर अनुभव साझा करेंगे आदरणीय श्री डॉक्टर अमित मेहता जी। तालियां बजती रहनी चाहिए डॉक्टर साहब के लिए। खिलाड़ियों के साथ खेलना रहा होगा। इन्होंने इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट को भी देखा होगा। तो ये जो मेरे आज का जो भारत बैठा है मेरे आगे, जो ये आगे का भविष्य का भारत है, मैं समझ सकता हूँ कि इनको कितनी अच्छी कोचिंग मिल रही होगी, ट्रेनिंग मिल रही होगी, और ये आगे जाके अच्छे खिलाड़ी बनेंगे और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी जा भी रहे। इस बात के लिए ओरा गांव एक अपने आप में बधाई का पात्र है, और उसके लिए हम सब बधाई के पात्र हैं। अब ये छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, वैसे काफी बातें तो इन लोगों ने कर दी है चोट से संबंधित। मैं बात करना चाहूंगा, जैसे जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हम डॉक्टर्स हैं मान लेते हैं, और आप सारे खिलाड़ी हो, आप कोच हो, आप भी कभी खिलाड़ी थे, तो हमारे में 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। पहली चीज होती है कि हमने अपने टॉपिक को समझना है। जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं, हम भी किताब पढ़ते हैं, हम अपनी बात को समझेंगे नहीं तो आएगी कैसे। तो आपके लिए क्या होता है, आपने अपनी गेम की टेक्निक को समझना है। वो कौन सिखाता है? आपका टीचर सिखाता है, हमें हमारे टीचर्स ने सिखाई, आपको आपके कोच सिखाएंगे कि ये चीज कैसे होती है। दूसरा होता है कि हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। हम डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, हम उसकी कोशिश करते हैं, हम बारी बारी पढ़ते हैं उसको, दिन पढ़ते हैं, रात पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। कई बार पेशेंट्स को 24-24 घंटे की ड्यूटियां देते हैं। मैं जब पीजीआई में था, हम 36 घंटे की ड्यूटियां देते थे लगातार। अभी आप कई बार हॉस्पिटल में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, 9 बजे भी बैठे हैं, 10 बजे भी बैठे हैं, फिर राउंड्स कर रहे हैं। और इसी तरह से आप लोग भी सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे आते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, 2 काम हो गए। अब तीसरा जो काम होता है, इससे आप मैच नहीं जीत सकते, इससे आप कबड्डी भी नहीं जीत सकते, हॉकी भी नहीं जीत सकते, कुछ भी नहीं जीत सकते। इससे हम डॉक्टर्स भी पास नहीं हो सकते। वो एक जो चीज रह जाती है, वो जब बच्चा कहता है भी मेरे को आता तो सारा था, लेकिन एग्जाम के टाइम में मैं भूल गया, मेरे को आता तो सारा था, एग्जाम में मेरे को याद ही नहीं आया। तो आपका क्या होता है जी, आता तो मेरे को सारा था। जब आप अच्छे खिलाड़ी बनोगे तो चारों ओर 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोग बैठे होंगे। जब लोग बैठे होंगे तो वो खेल नहीं रहता जो आप खेलते हो यहाँ पे। ठीक, तो उसके लिए जरूरी होता है आपको अपना ध्यान लगाना। उसका मतलब होता है कि जितना बाहर शोर हो रहा हो, आपके कान पे कतई असर नहीं आना चाहिए, और जितने लोग बाहर बैठे हो वो आपको नजर ही नहीं आने चाहिए। आपको तो हॉकी की स्टिक और हॉकी की बॉल, और मेरे दूसरा सामने वाला कहाँ खड़ा है, या मैं कबड्डी खेल रहा हूं तो उसने क्या दाव बनाया हुआ है और मैंने उस दाव को कैसे काटना है। अगर मैं फुटबॉल हूं तो मेरा ध्यान फुटबॉल पे, बाहर कितने लोग क्या शोर कर रहे हैं। सारे मैच उमरा में नहीं होंगे।   आपका मैच भिवानी से हो, महेंद्रगढ़ से हो, आप महेंद्रगढ़ खेलने गए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे 18 घंटे 19 घंटे 20 घंटे 21 घंटे 22 घंटे 23 घंटे 24 घंटे 25 घंटे 26 घंटे 27 घंटे 28 घंटे 29 घंटे 30 घंटे 31 घंटे 32 घंटे 33 घंटे 34 घंटे 35 घंटे 36 घंटे 37 घंटे 38 घंटे 39 घंटे 40 घंटे 41 घंटे 42 घंटे 43 घंटे 44 घंटे 45 घंटे 46 घंटे 47 घंटे 48 घंटे 49 घंटे 50 घंटे 51 घंटे 52 घंटे 53 घंटे 54 घंटे 55 घंटे 56 घंटे 57 घंटे 58 घ
वहां पे महेंद्रगढ़ के बच्चे हैं, वो सारे शोर आपके अगेंस्ट मचाएंगे, वो कहेंगे भी उमरा हार गया, कहेंगे ना। और अगर आप मान लेते हैं कोई अच्छे खिलाड़ी हो, आपका मैच हो गया इंग्लैंड से, हो गया आपका अमेरिका से, हो गया, वहां मैच खेलने गए, तो वो आपके लिए थोड़ी आवाज लगाएंगे, वो ये कहेंगे वाह वाह वाह, इंडिया हार गया, इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। तो इसमें आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी अच्छी करनी है और ध्यान लगाना, गेम के अंदर ध्यान लगाना भी सीखना है। उसकी भी कलाएं रहती हैं, वो कभी अगली बार विषय रखेंगे इसके बारे में। तो एक टेक्निक का होना, एक उसकी प्रैक्टिस का होना, और एक जब मैच होगा तो हमें कोई चीज डिस्टर्ब नहीं कर रही है, इस चीज पे हम लोग ध्यान लगाएं। इसी के साथ मैं अपनी जीवा को विराम देता हूं। धन्यवाद। कोच आजाद मलिक जी और जग्गी मलिक जी, यानी एक एक घर से मंजीत मलिक जी, यानी एक एक घर में 3-3 जो है अंतर्राष्ट्रीय कोच यहाँ पर है उमरा गांव में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और हमारे भी जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच है संजय मलिक जी, जिनके बहुत सारे प्लेयर, यानी अगर मैं कोचिज की बात करूँ तो 4-5 टीम तो इन्हीं की बन जाती है। तो बहुत शानदार ये आपके जो आपने ये गांव चुना, इसके लिए मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं तो रीढ़ की हड्डी के ऊपर अपने जो इंजरी होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। अब इसमें मेन अपने ये है कि अगर इंजरी होती है तब अपने को क्या करना है। अगर किसी को स्पाइन इंजरी का अपने को लगता है कि बिल्कुल तेज उसको बैक पेन हो रहा है खेल के दौरान, तो ऐसी कंडीशन में अपने उस खिलाड़ी को बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवानी है, उसके बैक की मूवमेंट नहीं करवानी है, उसको एक फ्लैट सरफेस पे रखना है और कोई भी हार्ड चीज के ऊपर उसको लेटा के और उसके बाद ही उसको मूवमेंट करनी है। तो ओके सर, हाँ, क्योंकि अगर स्पाइन इंजरी है और उसमें अगर अपने मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से अपने जो नसों के ऊपर दबाव ज्यादा जाता है और नीचे का पूरा हिस्सा लकवा लगने का पूरे चांस होते हैं उसमें। तो इसलिए स्पाइन इंजरी आपको लगती है कि बैक में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, ऐसी कंडीशन में उसको बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करवाना है और फ्लैट सरफेस पे रखना है और उसी कंडीशन में बिना हिले डुले उसको मूवमेंट करवाना है अपने को। और जो आसपास जो भी बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटी होती है वहां पे कंसल्ट करना होता है। बीपी भी ज्यादा बढ़ जाता है, उससे कई बार किसी को महसूस होता है। उसमें अगर अपने जांचें सब नॉर्मल है तो उसमें कोई मतलब सीरियस इश्यू नहीं है उसमें कोई। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है बेटा कमर के बारे में? किसी को चोट है, नहीं ठीक हो रही है, बार बार पेन हो रहा है, बैक पेन होता है? क्या नाम है? सर मेरी आँख पे गोल लगी थी, महीना हो गया अभी तक नहीं ठीक हुई है। उसमें आँख से दिखाई सही दे रहा है आपको भी? हाँ, तो आँख के आसपास क्या है अपना जो नरम होती है मतलब सॉफ्ट टिश्यू होता है, तो यहाँ पे जो सूजन आती है वो थोड़ा धीरे धीरे जाती है, लंबे टाइम में जाती है और सूजन आती भी ज्यादा है, पहले धीरे धीरे बढ़ती है उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। तो अगर आपको दिखाई सही दे रहा है, आँख आपकी लाल नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है ना। नितिन पूछना है सर से पूछ ले, पेन होता है सर कमर में बार बार, जल्दी आ। 2 दिन बाद सामने आ जा, जो भी है सर से पूछ ले। मेरे शरीर एक साइड में होता है, ये मसल पेन का ही होता है इसमें, है ना। पाँव में अगर दर्द नहीं जा रहा आपके, बैक में सिर्फ बैक में दर्द है तो ये मसल पेन ही होता है। तो उसके लिए आपने आइसिंग भी करवाते हैं। हाँ। और जैसे सर 72 आवर्स के बाद गर्म ठंडा उससे भी करवाते हैं तो भी। ये क्या होता है, मसल स्पाज्म होता है ना, बार बार आता है कई बार, तो अपने को इसमें कंटिन्यूसली फिजियोथेरेपी या जो बैक मसल एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी अपने को, तब रिलीफ लगेगा इसमें। जो अपनी अनुभव और साझा करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि बच्चे उस जो है सुविधा का लाभ उठाएंगे और जो भी किसी बच्चे के कोई भी संशय होगा वो यहाँ डॉक्टर साहब से क्लियर भी कर लेंगे और आने वाले समय में अपने जो है खेल के समय में
कोई भी इंजरी ना हो, उसके लिए भी डॉक्टर साहब जो है आपको गाइडलाइन देंगे, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। अभी जो है जैसे शिव कुमार ने बताया था, मैं पिछले एक हफ्ते से चारपाई में पड़ा हूँ, तो ज्यादा ना बोल सकता हूँ, इसलिए सभी भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। बचना है चोट से, इन सभी बातों पर वो अपना विचार रखेंगे आदरणीय श्री डॉक्टर पंकज शर्मा जी। मंच पर बैठे आदरणीय सरपंच विनोद मलिक जी, सूबेदार रणवीर जी, बाकी मंच पर बैठे मेरे सीनियर लोग, साथी अतिथि लोग और मेरे से आदरणीय बड़े लोग, सबको मेरा प्रणाम। मुझे ज़्यादा बोलना आता नहीं है, इसे शायद मैं कभी कहीं मिस्टेक करूं तो पहले ही माफ़ कर देना भैया ना। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रही है? पीछे भी आ रही है सबको? और बात अभी ठीक है? पीछे आवाज आ रही है भाई? मेरा नाम डॉक्टर पंकज शर्मा है, पेशे से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स सर्जरी मेरी विशेषज्ञता है। तो आज का हेल्थ टॉक मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मैंने अपनी फेलोशिप के दौरान स्पोर्ट्स इंजरी में, स्पोर्ट्स सर्जरी में 6 महीने बिताए थे। तब मैंने ये तो सीखा कि स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, पर मेरे को इसमें भी दिलचस्पी थी कि अगर स्पोर्ट्स इंजरी हो ही ना तो उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसके लिए फिर मैंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 2 साल का डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन किया। तब मैंने उस पर भांति भांति के सप्लीमेंट्स के बारे में, जो ड्रग्स बैन हैं या सेफ हैं, या हम उसको कैसे रिहैब से ठीक करें या कैसे रिहैब से हम प्रिवेंट करें, तो उसके बारे में जाना। तो उसी के संक्षेप में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। हमारी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट के 5 स्तंभ होते हैं। सब लोग इंग्लिश समझते हैं, मैं मिक्स बोलूं या सिर्फ हिंदी में बात करूं? हिंदी में बात करें तो 5 स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ होता है स्मार्ट ट्रेनिंग। सबसे पहला जो पिलर है वो आता है कि आप कितनी स्मार्ट ट्रेनिंग करते हैं। हार्ड ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी नहीं है, पर स्मार्ट ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जरूरत होती है कि गुड न्यूट्रिशन। खाली ट्रेनिंग से आप अपनी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए आपको न्यूट्रिशन भी उतना ही अच्छा लेना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा स्तंभ होता है कि आप अपनी साउंड स्लीप लेंगे, आपको रेस्ट भी उतना ही अनिवार्य है। चौथा स्तंभ आता है इंजरी प्रिवेंशन और 5वां स्तंभ आता है रिकवरी ऑफ इंजरी। तो 5 स्तंभ जब तक आपस में काम नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। तो ट्रेनिंग तो आप अच्छे कोच के साथ रहते हैं, खुद भी पढ़ते हैं। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग सोशल मीडिया पे भी अच्छी ट्रेनिंग देख लेते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं। जो सबसे बड़ा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसगाइड रहता है, बहुत सारे फेक वीडियो चलते हैं, फेक मार्केटिंग में मैजिकल पिल्स चलती हैं, उससे हमें बचना चाहिए। जो सेफ ड्रग्स या सेफ सप्लीमेंट्स हम ले सकते हैं, जिसमें वे प्रोटीन आता है या क्रिएटिन आता है या फिर एमिनो एसिड्स आते हैं या अपना नॉर्मल प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम, यही सब सेफ में आता है। पर कहीं कभी हमें लिखा होता है कि नेचुरल सप्लीमेंट है, ये परफॉर्मेंस बूस्टर है, ये मैजिक पिल है, ये आपको 4 हफ्ते में बिल्कुल ऐसा उसेन बोल्ट बना देगा या रोजर फेडरर बना देगा। उन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। NSF स्पोर्टिव, NSF सप्लीमेंट जो अपने थर्ड पार्टी से जो भी आपको प्रमाणित चीज़ें मिलती हैं, उन्हीं सब चीज़ों को आपको यूज करना चाहिए। सिर्फ अपने इस बात के बहकावे में आके कि नहीं ये तो मैजिक पिल है, उस दोस्त ने ली थी, जो किसी की सुनी सुनाई बात है उसको फॉलो नहीं करना है। अपने कोच से गाइडेंस लेंगे, अपने साथी खिलाड़ी से बात करेंगे, जो आप न्यूज़ पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे देखते हैं उसके पीछे ज़्यादा नहीं जाएंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, महीने में 4 से 5 खिलाड़ी कम से कम हमारे ICU में हर महीने में आते हैं। मतलब उनका किसी का किडनी एकदम से रप्चर हो गया होता है, खराब हो गया होता है, किसी को टेंडन इंजरी हो गई होती है। जितने भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड आप लेते हैं वो थोड़े दिन के लिए तो आपको परफॉर्मेंस एनहांस करते हैं, आपका मसल मास बढ़ाते हैं, पर आपकी टेंडन इंजरी और मसल इंजरी के रिस्क को कई गुना बढ़ा देते हैं। बार बार आप एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, डेकाडोरेबोलिन जो बहुत कॉमन यूज होता है, उससे आपको हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, सीजर, कोमा, इवन डेथ तक भी हो सकती है। दूसरा जो बहुत कॉमन तो नहीं, पर हाँ जो हाई परफॉर्मेंस एथलीट होते हैं वो इंसुलिन को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के साथ मिक्स करके लेते हैं। वो एक बार तो आपको थोड़े दिन के लिए तो बूस्ट देता है, पर उससे आप डायरेक्ट हाइपोग्लाइसीमिया, दौरा पड़ना और सडन डेथ, मतलब उसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि आपकी मौत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों के जिनको आपको पता नहीं है कि इसको किस डोज में लेना है, उसके पीछे नहीं भागना है। जो भी आपको मैजिकल चीज़ है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, बिना जोखिम के कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो जो चीज़ आपको भ्रांति दिखाती है कि इसको करके मैं ऐसा बन जाऊंगा, उससे दूर रहना है, ठीक है ना।
ये टॉपिक बहुत बड़ा है। अच्छा होगा कि आप लोग सवाल पूछे और मैं जवाब दूं। तो आप कोई भी 10-15 लोग अपना हाथ रेज करके एक एक करके यहाँ पे आए, सवाल पूछे। जितना मुझे ज्ञान होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोग सवाल पूछना चाहेंगे? किसी की कोई क्योरी है, कोई मिथक है, कोई भ्रांतियां हैं, कोई डाउट है? किया ग्राउंड है, इसी तरह पीछे कबड्डी का भी है, तो इनमें गुम चोट ज़्यादा लगे हैं सर। गुम चोट जैसे कि हाँ। कहाँ की गुम चोट? जैसे बॉल लग जाती है बच्चों को, हॉकी स्टिक भी लग जाती है, और कबड्डी में तो आपको पता ही है, घुटना लग गया, गिर गए। अगर हमें चोट लगती है तो उसका सबसे मुख्य कारण होता है सामने वाले का खराब टैकल या जानबूझ के चोट मारना। तो हमारी ट्रेनिंग का पहला पार्ट है, हम अपनी ट्रेनिंग सुधारनी है। दूसरा, हमारी अपनी परफॉर्मेंस के लिए हमें अपनी मसल की कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है। अगर सामने वाला चोट मारता भी है तो हमारी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि हम उससे बच सके, लग भी गई तो हमारे को मिनिमम इंजरी हो। तो जो पहला इम्पैक्ट होता है कि आप उस बॉडी को, अगर आप खुद से उठ पा रहे हैं तो मतलब इंजरी इतनी गंभीर नहीं है। तो अगर आपको उठा नहीं जा रहा है और कोई आपको सपोर्ट करके उठा रहा है तो आपको उसको हल्के में नहीं लेना है। 5 से 7 दिन बाद भी अगर उस इंजरी से आप रिकवर नहीं कर पा रहे तो बेहतर है आप अपने स्पोर्ट्स फिजिशियन से कंसल्ट करें।